सेशन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ दो एस्पेक्ट्स पे काज बात करेंगे। सबसे पहले कि 2025 तक इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें थी जो 2026 में आते आते चेंज हो गई है। अभी अगर हम पुराना टैक्स मैनेजमेंट देखें, ठीक है, जैसे कि हम लोग 2004-5 जब से इनकम टैक्स ने डिजिटल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू की है, तब से अगर हम इनकम टैक्स का जो जर्नी देखें तो उसमें 2025 से लेकर 2026 में ये एक साल बहुत मेजर रिफॉर्म आया है। मतलब अगर आप असेसमेंट ईयर 25 की बात करो और असेसमेंट ईयर 26 की बात करो तो इट इज अ कंप्लीट 360 डिग्री चेंज हुआ है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीजों के ऊपर हमें एज एन इंडिविजुअल कॉशियस रहना है। पहले इट वाज वेरी इजी कि आप सिर्फ एक सीए के पास जाके आपकी फाइल बनवाइए, सीए को आप 10% या 5% देके आपका जो है रिफंड क्लेम करिए। सीए आपकी फाइल प्रोसेस करके आपका जो है रिफंड क्लेम करता था एंड जो आपके 45 डेज से 90 डेज में रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता था। ठीक है, अभी इस साल या फिर आप बात करो तो अब से ऐसा नहीं चलने वाला है। अब से इनकम टैक्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, इनकम टैक्स असेसमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है एंड आपका यही साल नहीं, आपके पिछले काफी सालों का जो असेसमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस चालू कर रहा है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है, ये कुछ चेंजेस है जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आए हुए हैं, इनकम टैक्स के थ्रू आए हुए हैं एंड इसके ऊपर हमें आज डिस्कस करना है। एंड 2026 में क्या क्या चीज है जिसके लिए हमें रेडी रहना है, वो चीज हम आज डिस्कस करने वाले। तो मूविंग अहेड, सबसे पहले कि 2026 में और 2025 में टैक्स प्लानिंग में क्या क्या चेंजेस थी जो हमें अभी आगे कंटिन्यू नहीं होने वाली है। एक क्विक समरी लेंगे, ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले 2025 में जो था, हम लोग ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों फॉलो करते थे। दोनों में अलग अलग टैक्स स्लैब्स थे जिसके ऊपर अलग अलग टैक्स डिडक्शंस हुआ करते थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक का रिबेट था, न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक का रिबेट था। ये थी असेसमेंट ईयर अगर हम 2026 में 2025 में कर रहे हैं, सॉरी, अगर 2025 में आप असेसमेंट कर रहे थे तो ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम दोनों फॉलो हो रही थी। एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट या एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक था एंड न्यू टैक्स रिजीम में वो 7 लाख तक था। अभी 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं, अगर आप असेसमेंट 2026 की बात करो तो उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जाते हो। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, ये हम हर सेशन में ऑलरेडी कवर करते हैं, लेकिन हम आज इसके बारे में क्विकली फिर से एक बार रिकैप लेंगे ताकि आप जानो कि न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है। ठीक है, बट अभी के लिए समझते हैं कि ये न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुकी है हमारी। अभी अगर आपको न्यू रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच होना है तो आपको मैनुअली स्विच करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक स्विच पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखो तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजीम की थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख हो गई है। अभी इसके ऊपर भी काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि 12 लाख के ऊपर टैक्स गया या 12 लाख के ऊपर गया तो कितना टैक्स बैठेगा, क्या मेरा टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो ये सारी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिक समरी थी 2025 के जो टैक्स रिफॉर्म्स है उसमें, और उससे क्या चेंजेस हुए हैं 2026 में। अगर आप 2026 में असेस कर रहे हो तो 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बहुत मतलब वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि पुराने फाइल्स में थ्रेशोल्ड लिमिट अलग था, डिफॉल्ट रिजीम अलग थी, अभी डिफॉल्ट रिजीम न्यू रहेगी एंड थ्रेशोल्ड लिमिट या आपका एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख तक का रहेगा। उसके ऊपर अगर हम करें स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में पहले भी और अभी भी 75,000 का आपको मिलता था एंड अभी भी आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। मतलब अगर आपका इनकम एक्स अमाउंट है, लेट्स से आपका इनकम 1 लाख है, तो उसमें से 75,000 गवर्नमेंट अपने आप से ही
डिडक्ट करके लेती है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है कि इतना आप एग्जेम्प्ट करो खुद के इनकम से, ये टैक्सेबल नहीं है, तो उसके ऊपर के अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब्स है। इसके बाद हम लोग जाते हैं ये समझने के लिए कि डिडक्शंस एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि हम कौन से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अभी डिडक्शंस मतलब हमारे पास बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि मेरे पास होम लोन है, मेरे पास ट्यूशन फी है, उसके बाद मैं LIC पॉलिसी में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी म्यूचुअल फंड्स भी है, मेरा बहुत खर्चा होता है महीने का। मेरा मतलब अगर 1 लाख मेरी सैलरी है तो मेरा 70,000 तो मेरा EMI और ये सब खर्चों में जाता है, तो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। इनकम टैक्स में बेनिफिट इनमें से कुछ कैटेगरीज को दिया जाता है, और उसके लिए भी न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और स्लैब एप्लीकेबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि सबसे पहले ओल्ड में और न्यू में हम कौन से डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं एंड कितना हम लोग क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शंस मतलब क्या, आपके ऐसे खर्चे जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो या इरेगुलर बेसिस पे करते हो, उस फाइनेंशियल ईयर में, उस आर्थिक वर्ष में आपने ऐसे कुछ खर्चे किए जो गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स में डिडक्टेबल है, मतलब आपको उसका टैक्स नहीं भरना है, वो आपकी ग्रॉस सैलरी से माइनस होते हैं, एंड उसके ऊपर जो आपकी सैलरी बचती है आपको सिर्फ उस अमाउंट पे TDS भरना होता है। तो ये जो डिडक्शंस होते हैं ये ओल्ड एंड न्यू में वैरी करते हैं। अभी अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में जाने, मतलब जो बहुत पहले से चलती आ रही है ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें आप सबसे पहले 80C क्लेम कर सकते थे, स्टैंडर्ड, ये सबको पता है। ये आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते थे और अभी तक इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, मतलब अगर आपका 80C में सबसे पहले जानती क्या क्या चीजें कवर होती है। अगर आप होम लोन भर रहे हो, राइट, तो आपका होम लोन का प्रीमियम यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद आपका LIC कवर होता है, उसका ट्यूशन फी, उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड क्लासिक एग्जांपल है आपका GPF, जो आपका प्रोविडेंट फंड आपके अकाउंट से कट होता है। तो ये सब मिला के आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हो एनुअली 80C में। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 का। उसके बाद आप 80D में क्लेम कर सकते हो, मतलब मेडिकल। उसके बाद आप 80U, अगर आप डिसेबल्ड हो, उसमें कवर कर सकते हो। आप सारे अलाउंसेस जो है वो आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि HRA हो गया, TA हो गया, ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हो। अदर अलाउंस कोई है जो क्लेमेबल है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आप आपके साथ साथ आपके फैमिली का मेडिकल भी क्लेम कर सकते हो। आपने कहीं पे डोनेशन दिया हुआ है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। एजुकेशन फी पे इंटरेस्ट भर रहे हो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। एंड अगर होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अभी प्रीमियम तो हमने यहाँ पे कर दिया, बट अगर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप देखो मोटा मोटा, तो आप देर आर लाइक सारे एक जो डिडक्शंस है वो हम लोग यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। देर इज वन मोर डिडक्शन जो आप ओल्ड में क्लेम कर सकते हो, जो रिसेंटली काफी प्रोमिनेंट हुआ है, जिसको बोलते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, या जितने भी लोग पुलिस एंड आर्मी में हैं उनके लिए ये DCPS भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इसमें भी आप अपना इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये NPS जो है कुछ नहीं, आपका एक सेविंग्स फंड है। ठीक है, पहले जैसे GPF होता था, अभी गवर्नमेंट ने NPS किया हुआ है। तो 2014 या 2015 के बाद जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में भर्ती हुए हैं, मोस्टली आपका NPS या DCPS कट होता होगा एज अ कंट्रीब्यूशन फॉर योर पेंशन स्कीम। तो ये भी आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में क्लेमेबल है। अभी न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या डिडक्शंस क्लेमेबल है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है आपका 75,000 का, ये आपका क्लेमेबल है। उसके बाद आपका NPS, अगर हम बात करें, जो ओल्ड में भी था और न्यू में भी ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, ये आप क्लेम कर सकते हो। मतलब आपका अगर NPS कंट्रीब्यूशन आता है आपके ऑफिस से, या फिर आप पर्सनली NPS कंट्रीब्यूट करते हो, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो, ओल्ड में भी एंड न्यू में भी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का, हम लोग वो भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा
आप एटीसी, एटीडी या कोई भी अदर अलाउंस, आपका एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, ये अलाउंसेस क्लेम नहीं कर सकते। तो आप इसमें से कोई भी अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर भर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का और एनपीएस, सिर्फ ये दो चीजें ही आप क्लेम कर सकते हो। एंड इन दोनों चीजों के क्लेम के बेसिस पे ही आप आगे अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है 2025 से लेकर 2026 तक जो हुए हैं। हालांकि ये न्यू टैक्स रिजीम कुछ नई बात नहीं है, पिछले 3-4 सालों से न्यू टैक्स रिजीम बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है। इस साल बस ये होगा कि न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हो गई है, एंड क्योंकि उसका एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख हो गया है तो ऑलमोस्ट 90% लोग जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही फॉल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको न्यू टैक्स रिजीम के बारे में समझना, न्यू टैक्स रिजीम के क्रक्स के बारे में समझना, न्यू टैक्स रिजीम में हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं उसके बारे में समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या इंपॉर्टेंट रखना है आपको, क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, उसके बाद एनपीएस आपको क्लेम होता है। ठीक है, ये है कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग इनकम टैक्स इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, या ओल्ड एंड न्यू के बीच का जो डिफरेंस है। ठीक है, अभी एक क्विकली हम समरी लेते हैं कि टैक्स स्लैब्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सो अभी टैक्स स्लैब्स में क्या क्या चेंजेस है हम उसके बारे में एक एक बेसिक अपडेट लेंगे कि क्या इनकम टैक्स में चेंज हुआ है, न्यू में कितना इनकम टैक्स है हमारे पास एंड ओल्ड में हम कितना टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, तो अभी एज पर द अपडेटेड रिटर्न जो ए वाई 2025 में था, सॉरी फॉर असेसमेंट ईयर 2026 जो है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ओल्ड में हमें कितना टैक्स भरना पड़ रहा है और न्यू में हमें कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। तो अगर हम टैक्स स्लैब देखें तो ओल्ड में जो पुराना टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब आप 0 से 2.5 आपका टैक्स स्लैब 0 था, देन 2.5 से 5 लाख आपका 10% है, 5 लाख टू 10 लाख आपका 20% है, एंड 10 लाख के ऊपर आपका 30% है। ठीक है, ये है आपके टैक्स स्लैब्स ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, जहां पर आपको 5 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट मिलता है। मतलब 5 लाख के नीचे अगर इनकम रही तो आपको कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपका जो टैक्स है वो रिबेट मिलता है एंड आपका वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। रिबेट क्या है मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, विल विल कवर दैट कि ये रिबेट वाला सिस्टम क्या है, एंड ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए। ठीक है, एंड वो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो मैं अभी देख बताता हूँ। 2026 के लिए ओके, आपके न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स कुछ इस तरीके से है कि 0 to 4 lakhs, फिर 4 to 8, फिर 8 to 12, फिर 12 to 16 एंड फिर 16 to 20। ठीक है, इसमें आपका पहले 0 टैक्स है, फिर उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20। ये परसेंटेज वाइज आपका टैक्स स्लैब चेंज होता है, ये है न्यू में। ओके, एंड न्यू में अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब एग्जेम्पशन की इसके नीचे अगर मेरा इनकम रहा तो मुझे कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो है 12 लाख रुपए। ओके, अभी थोड़ा सा हम लोग ना समझते हैं, ये चीज थोड़ी क्रिटिकल है एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि मेरा 12 लाख तक टैक्स नहीं बैठना चाहिए, एंड फिर अगर उसके ऊपर इनकम जाती है तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे अभी रिसेंटली कि अरे मेरा इनकम तो इतना है बट फिर भी मुझे टैक्स बैठा है, मुझे मतलब मेरे ऑफिस ने टैक्स कट किया है, ये किया है, वो किया है। तो जो भी मतलब इसके ऊपर के कॉम्प्लिकेशन है, जो भी हमारे कंफ्यूजन है वो हम लोग तुरंत क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन ये जो टैक्स जीरो हुआ है ये रिबेट के फॉर्म में हुआ है। रिबेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक न्यू स्कीम निकाली थी कि दिस इज इनकम लेवल, जो ये मैंने ब्लू मार्किंग किया यहाँ पे 5 लाख और 12 लाख की ये लिमिट है कि जिसके नीचे वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब 1 रुपए का भी हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर टैक्स बैठ भी रहा है तो हम लोग उसको 100% माफ करेंगे रिबेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को रिबेट बोला जाता है। लेकिन हाँ, अगर इसके ऊपर आपकी इनकम है तो आपको बाय लॉ जितना भी आपका टैक्स बन रहा है 0% से लेकर जो भी आपका एक्स अमाउंट है, तो वो आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर लेट्स से आपकी इनकम 12 लाख है, ठीक है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलकुलेट करो तो टोटल टैक्स अभी स्लैब वाइज कितना आ रहा है, 0 to 4 लाख आपको भरना पड़ रहा है, 0 4 to 8 लाख। ठीक है, आपको है 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ रहा है कितना, 5%। देन 8 to 12 लाख है, 8 to 12 लाख पे आपको भरना पड़ रहा है 10%। ठीक है, तो अगर सिंपल देखे तो ये 40K और ये 20K। ठीक है, तो टोटल टैक्स आपका लॉजिकली बन रहा है 60K। ठीक है, लॉजिकली आपका टैक्स बन रहा है 60K। बट क्योंकि आपको रिबेट मिला हुआ है 12 लाख तक, तो गवर्नमेंट आपका क्या कर रही है, 60K माइनस कर रही है रिबेट के फॉर्म में, और आपको अभी टैक्स भरना पड़ रहा है 0। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर हुई, लेट्स से 1 लाख और बढ़ गया, अभी आपकी इनकम होगी 13 लाख, तो अभी आपका कैलकुलेशन कैसे होगा, 0 to 4 0, प्लस 4 to 8 20, प्लस 8 to 12 40, प्लस अभी 12 के ऊपर 1 लाख है, ओके, उसके ऊपर 15%, मतलब 15,000। अभी टोटल आपका टैक्स हो गया 75,000। अभी क्योंकि आप 12 लाख के ऊपर फॉल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पर कोई भी रिबेट नहीं देगी। मतलब आपका 12 लाख से ऊपर इनकम गया तो आपको टैक्स भरना अनिवार्य है। एंड कितना, तो आपको इस स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख से नीचे है। अभी अगला सवाल आता है कि कौन सी इनकम, मेरी ग्रॉस सैलरी, मेरी बाकी इनकम, या क्या 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 हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, और ये इनकम कैसे डिफाइन हो रही है। तो उसके ऊपर हम लोग आते हैं। पहले यहां पर हम थोड़ा पॉज लेते हैं कि ये जो पिक्चर है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये सबको क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है तो हम लोग पूछते हैं। एंड इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो, मैंने इसको स्क्रीन पे एकदम छोटा कर रखा है। एंड मेरी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि संकेत वगैरह जो भी इस पे है, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के हमारे सारे ग्रुप्स पे भी डाल दो। ठीक है, तो ये पिक्चर ना सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट निकाला है या अगर सबका डाउट क्लियर है तो एक चैट बॉक्स पे थंब इंप्रेशन दे सकते हो, सो दैट हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं, अगला टॉपिक जो है वो शुरू कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम सेशन के सेकेंड पार्ट में जाते हैं, जो हमें बताता है कि हमें हमारी इनकम कैसे डिफाइन करनी है। ओके, और हम ऐसे कौन सी चीजें या कौन से एस्पेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं जिससे मेरा जो इनकम है वो 12 लाख के नीचे रहेगा, एंड 12 लाख के ऊपर मेरे को फिर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल बिगिन विद 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है 12 लाख, ठीक है, दिस इज नॉट योर ग्रॉस इनकम, दिस इज नॉट योर टोटल इनकम। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम मतलब क्या होता है, ठीक है, आपके पैन कार्ड पे अभी आपकी सैलरी नहीं देखी जाएगी। ठीक है, अभी आपकी सैलरी से किसी को मतलब नहीं है। ओके, गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आपके पैन कार्ड पे जितना भी कैटेगरी ऑफ इनकम रिपोर्टेड है,
ठीक है, मतलब आप कुछ और ग्रॉस मतलब कहीं से आपका सेविंग्स भी है, कहीं से आप इंटरेस्ट भी आपको आ रहा है, कहीं पर आप शेयर्स म्यूचुअल फंड्स भी कर रहे हो, कहीं पे आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, कहीं से आपको पेंशन भी आ रहा है, तो वो सब मिला के सबका एक टोटल पिक्चर लिया जाएगा एंड फिर एक इनकम कंप्यूट होगी। ओके, सारे डिडक्शन सब हटा के उसको हम टैक्सेबल इनकम बुलाएंगे। एंड वो अगर 12 लाख के नीचे है तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तिगड़म समझते कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है। गवर्नमेंट ने आपकी 12 लाख सैलरी नहीं बोली है, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को नहीं बोला कि 12 लाख सैलरी, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 12 लाख इनकम। अभी यहाँ पर ना दो चीजें बहुत क्रूशियल होती है, थोड़ा हम लोग टेक्निकल जाएंगे बट ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल हमने देखा है कि हमारे लगभग 9,000 से ऊपर हम लोगों का आईटीआर भरते हैं, जिसमें से 6,000 पुलिस वाले हैं, 2,000 हमारे आर्मी वाले हैं जिनका हम रिटर्न भरते हैं, और काफी सारे लोग हैं जिन लोगों को पिछले 5 सालों का एनालिसिस पे एक नोटिस आया हुआ है। अब भले ही वो डिमांड नहीं हो बट उनको नोटिस आया हुआ है। ओके, किसी को 2002 का आया हुआ है, किसी को 2008 का आया हुआ है, किसी को 2004 का आया हुआ है, किसी को 2010 का आया हुआ है। एंड इतना बैकडेटेड डेटा ट्रैक करना लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब किसी किसी को रिसेंट केसेस में भी नोटिस आए हुए। अभी ये केसेस क्या है, कैसे नोटिस आते हैं, क्यों हमें इस पे ध्यान देना है, और आगे ये नोटिस और किससे और कैसे प्रोमिनेंट होने वाले हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी बहुत ही एग्रेसिव हो गई है तुम्हारे दो स्टेटमेंट्स पे, AIS और 26AS। अभी गवर्नमेंट को आपके फॉर्म 16 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉर्म 16 है वो ऑलरेडी ऑनलाइन आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट हो जाता है। अगर आप आपका फॉर्म 16 देखो तो वो आपके ट्रेसेस जो है वो आपकी गवर्नमेंट की साइट है, वहां पर आपको ऑलरेडी आपका अपलोड हो जाता है। जो लोग पुलिस में है उनके लिए उनका फॉर्म 16 इज नॉट अ वैलिड फॉर्म 16 वैसे भी, क्योंकि वो ट्रेसेस द्वारा नहीं आता है। वो जो आपके जो सीए है जो आपके ऑफिस से कटिंग करते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर रिलेटेड फॉर्म 16 बनाते हैं एंड उसके ऊपर आपके ऑफिस का स्टैंप एंड साइन होता है, तो वो फॉर्म 16 अलग हो सकता है। ठीक है, उसका डेटा और ऑनलाइन डेटा मिसमैच हो सकता है। ठीक है, तो जिनके पास सिर्फ ट्रेसेस से फॉर्म 16 मिलता है, जिनका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेसेस से बना हुआ फॉर्म 16 देता है, वो फॉर्म 16 इज द ओरिजिनल एंड लेजिट फॉर्म 16। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का अपलोड हो जाता है। तो गवर्नमेंट को अभी आपके फॉर्म 16 से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को किस चीज से मतलब है, गवर्नमेंट को आपके AIS से मतलब है एंड 26AS से मतलब है। मैं हर सेशन में इसके ऊपर बताता हूं कि सिंपल चीज है, देखो ये है ए आदमी, ठीक है, ये है बी आदमी। ए आदमी क्या बोलता है कि मेरे को 500 रुपए देने हैं, किसको, बी को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए आदमी की 500 रुपए भरेगा, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो बी को देगा कि भाई ये ले, मैंने तेरे को 500 रुपए दे दिए, बराबर। अभी बी क्या करेगा, बी अपने बैंक अकाउंट में जाएगा और वहां पर बैलेंस चेक करेगा और वहां पर देखा कि वो 500 रुपए आए हैं कि नहीं, बराबर, क्लियर है। अभी ये 500 रुपए की जगह इसको थोड़ा पकड़ते हैं TDS, मतलब आपका टैक्स। तो आपका एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है, राइट, आपका जो बॉस है, आपका जो जो आपका सैलरी कटिंग करता है, वो क्या बोल रहा है कि भाई देख, मैंने तेरा TDS जो है वो सरकार को भर दिया, ये ले उसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मतलब क्या, फॉर्म 16। ठीक है, ये मैंने तेरे को फॉर्म 16 दिया एज अ स्क्रीनशॉट, एज अ प्रूफ कि इतना इतना टैक्स जो है वो आपके सैलरी में से कट करके मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अभी ये पे करने के बीच में इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं कि बैंक सर्वर अच्छे से नहीं चल रहा, या पैसे रिफंड आ गए क्योंकि कुछ इशू था, या फिर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही से नहीं डाली थी, या फिर किसी गलत आदमी को पैसे गए। सेम चीजें यहाँ पे हो सकती है कि पैन कार्ड नंबर आपका गलत हो गया, या फिर हो सकता है कि TDS अमाउंट आपकी गलत हो गई, या आपकी ग्रॉस सैलरी गलत हो गई। तो इससे क्या हो जाता है कि ये पैसे आपके पैन अकाउंट पे पहुंचे हैं क्या। तो ये कैसे चेक करते हो आप, ये आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से चेक करते हो। अपनी बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, आपके लिए है 26AS।
तो अगर अभी आपको फॉर्म 16 की वैलिडिटी चेक करनी है कि भाई मेरा फॉर्म 16 सही है कि नहीं, तो आप अभी एम्प्लॉयर के पास नहीं जाओगे, आप सीधा जाओगे आपके सीए के पास और उसको बोलोगे कि मेरा 26 एएस जो है वो डाउनलोड करके दो। अगर आपको खुद 26 एएस डाउनलोड करना आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आता तो अभी टैक्स आरती ने एकदम इजी कर दिया। टैक्स आरती ने सबके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लाया है जो अभी प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों स्टोर्स पे है। आप प्ले स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो लोग हमारे पास पुराने क्लाइंट्स हैं उनके लिए तो वो ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको बस वो ऐप का लॉगिन करना है और आप उस ऐप में जाके जिस भी असेसमेंट ईयर का 26 एएस चेक करना चाहते हो वहां पर जाके आपको बस क्लिक करना है कि मेरे को 26 एएस दिखाओ। आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, या फिर आपको अपने सीए के पास जाना है या फिर आप खुद भी इनकम टैक्स की साइट पे जाके 26 एएस जो है वो चेक कर सकते हो। तो अभी ये 26 एएस जो है वो बहुत क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपके फॉर्म 16 से मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को ये मतलब है कि मेरे पास आपका रिकॉर्ड सही से पहुंचा कि नहीं। अगर इस साल देखो तो इस साल काफी लोगों का रिफंड जो है वो अभी तक आया नहीं है, या फिर काफी लोगों का रिफंड जो है वो कम आया है, या फिर रिफंड में मिसमैच हुआ है, क्योंकि जो फॉर्म 16 है एंड 26 एएस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है कि आप जहां से भी आप टैक्स कलेक्ट करते हो, जितना भी आपका इनकम है, जहां से भी आपको टीडीएस रिफ्लेक्ट हुआ है, वो सब 26 एएस स्टेटमेंट पे दिखता है। तो ये 26 एएस की स्टेटमेंट हर महीने आपको वैलिडेट करनी चाहिए। जैसे आप हर महीने घर पे आते हो ना, बैंक स्टेटमेंट निकालते हो और कितना खर्चा हुआ है ये सब चेक करते हो, कहाँ खर्चा बचाना चाहिए। तो हर महीने ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। अगर हर महीने पॉसिबल नहीं है तो हर 3 महीने में एक बार, मतलब हर क्वार्टर में एक बार आपको आपकी 26 एएस की और एआईएस ये दोनों स्टेटमेंट्स डाउनलोड करनी चाहिए। डाउनलोड करने के लिए आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, सीए से कर सकते हो, या तो अभी तो हमने इजी कर दिया। ठीक है, वहां से फिर डाउनलोड करके आप वो स्टेटमेंट्स चेक करके आप अपनी टैक्स पोजीशन वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 26 एएस के बारे में। अभी एआईएस क्या है, एआईएस स्टेटमेंट क्या है एंड गवर्नमेंट इसको क्यों चेक करती है। एंड हम अभी जैसे लोगों को लगता है ना कि अरे मेरा सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई में है, मैं कोटक में एक अकाउंट खोल देता हूँ, कोटक 811 का मेरा अकाउंट है, एसबीआई में दूसरा अकाउंट खोल देता हूँ। ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा कि मेरा और कहीं से इनकम आ रहा है। तो मेरे दोस्त से 500 रुपए ले लिए, या फिर पुलिस वालों में बहुत ये रहता है, चाय पानी के लिए हर कोई आपको 500 1000 रुपए देता रहता है। ठीक है, तो वो आपका चाय पानी चल जाता है, लेकिन इनकम टैक्स वाले अपना चाय पानी पीने आपके पास आ जाते हैं। और वो कैसे आता है, वो आपका एआईए स्टेटमेंट देख के। अभी एआईए स्टेटमेंट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ये गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से बहुत प्रोमिनेंट कर दिया है। ठीक है, अभी देखो सबसे सिंपल बात, सबके पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड मैंडेटरी है। वो पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया है। तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, अभी तो ये सब वोटर कार्ड से भी लिंक हो गया, अभी हर जगह लिंक हो गया है बराबर, और लिंकिंग मैंडेटरी हो गया है। तो आपने भले ही कोई अभी बैंक अकाउंट खोला हो, या आप शेयर्स म्यूचुअल फंड में डील करते हो, या फिर आप कुछ और बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, आपको मल्टीपल एम्प्लॉयर से पैसे भी आते हैं, तो ये सब ना आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट होता है। अभी अगर आपके पैन कार्ड पे रिपोर्ट होगा तो आपके अकाउंट में, मतलब आपका जो पैन अकाउंट है वहां पर सब दिखेगा कि कितना पैसा है इसके पास, क्या क्या चीजें कर रहा है ये इंसान। ठीक है, फिर इसको किधर किधर इस बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ, तो ये सब सब चीजें जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है कहाँ पे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि मेरी सैलरी कितनी है, अगर मेरे को पेंशन मिलता है तो मेरा पेंशन कितना है। फिर मैं अगर शेयर्स म्यूचुअल फंड, अगर आपने शेयर्स में म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी आपका एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। अभी कुछ पुलिस वाले हैं जो रमी सर्कल या ड्रीम इलेवन या ऐसे ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं, तो उनका भी इनकम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। कुछ पुलिस वालों को अभी आदत है कैश डिपॉजिट करने की, क्योंकि हम लोग अभी भी कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ करते हैं, तो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ करते हैं तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और उस पर भी अभी आपको टैक्स बैठना चालू होगा। उसके बाद आप अगर बैंक इंटरेस्ट आपको आता है, उसके बाद अगर आप कोई एफडी कर रहे हो या आरडी कर रहे हो उससे आपको इंटरेस्ट आया हुआ है, अगर आप रेंट आपको रिसीव हुआ है, मतलब कहीं से
आपको अभी रेंट रिसीव हुआ है कि आपने अपना घर रेंट पे चढ़ाया है और वहां से आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो वो भी आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होने लगा है। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करते हो, मतलब आपके देखो आपके ऑफिस में आते होंगे ना ये बड़े बड़े कंपनीज वाले, हर्बल लाइफ, माई लाइफ, ये वाली वो वाली, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आप ये करो वो करो, वो भी इनकम आपके बिजनेस इनकम में रिफ्लेक्ट होता है। एंड एज अ पुलिसमैन आपको कुछ कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड भी होती है, तो वो सब आपको दिखता है। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, बस ये सब हिसाब किताब आपके एआईएस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब ये सब अब अगर देखो तो ये तो मैंने तो सिर्फ 8-9 चीजें लिखी है, इसके अलावा लोग बहुत सारी चीजें भी वर्कआउट करते हैं, जैसे कि दोस्त से पैसे आए, ठीक है, या फिर मैंने कुछ और कहीं पे पैसे दिए हैं, ठीक है, या फिर मैंने ऑनलाइन गेम्स के अलावा लेट्स से मैं कहीं पे बेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरे को लॉटरी लगी है, लॉटरी इनकम, तो ये सब आपका जो है वो एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। और ये हर एक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर आपने कहीं किसी बैंक में एफडी की है, तो वो बैंक आपका बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, ये सब हर 3 महीने में अपडेट करता है। अगर आप शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में हो, तो आप जिस भी अकाउंट से करते हो, ग्रो से करते हो, जीरोडा से करते हो, किसी भी बैंक के डीमैट अकाउंट से करते हो, तो ये हर 3 महीने में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हर 3 महीने में अपनी एआईएस एंड अपना 26 एस चेक करना बहुत जरूरी हो गया। अभी ये सब इनकम जब आप मिलाओगे ना सबका, ठीक है, ये सब मिला के आपका 12 लाख के नीचे होना चाहिए, तब आपको टैक्स नहीं बैठेगा, वरना आपको टैक्स बैठना अभी, मतलब अभी तो छुप छुप भी नहीं सकता, आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ये हो गया पहला कैलकुलेशन। अभी इसमें ही थोड़ा एक माइक्रो सेकंड कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन, कि इनमें से कुछ ऐसे इनकम्स है जो ऑलरेडी प्री टैक्स्ड होते हैं। मतलब क्या, एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये जो है आपका इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स माना जाता है। ये अगर आपका शॉर्ट टर्म में आ रहा है, मतलब 1 साल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के अंदर ही आपने रिटर्न लिया, तो आपको 20% स्ट्रेट अवे प्रॉफिट पे आपको टीडीएस भरना जरूरी है, एंड आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 12 महीने के ऊपर जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो आप 12.5%, 12.5% का आपका टैक्स बैठेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको कुछ एग्जेम्पशन भी दिया हुआ है, अगर 1,25,000 तक आपका प्रॉफिट है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर आप लॉटरी या आप क्रिप्टो में डील करते हो, तो उसके प्रॉफिट पे स्ट्रेट अवे 30% टीडीएस है। तो अगर आप अभी देखो तो आपकी जो फाइल है या आपका जो एआईएस है, वो सिर्फ आपकी सैलरी से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, ये वाइड स्कोप बन गया है। एंड अगर आप देखो तो आपके ऑफिस में सिर्फ आपकी सैलरी की वर्किंग होती है, एंड ये बाय लॉ लॉजिकल है, क्योंकि आपका ऑफिस आपको सैलरी देता है, आपका ऑफिस आपकी सिर्फ सैलरी की वर्किंग करेगा, ये बाकी वर्किंग आपका ऑफिस नहीं करेगा। इसके लिए आपको सीए के पास ही जाना पड़ेगा या आपको खुद रिटर्न भरना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद आईटीआर भरना आता है, अच्छी बात है, तो आपको खुद आईटीआर भरना आना चाहिए, नहीं तो आपको किसी सीए के पास जाके आपका रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं होता, तो जैसे मैंने बोला अभी तो टैक्स आरती ने अपना खुद का एप्लीकेशन लाया है, तो आप उस ऐप पे जाके भी रिटर्न भर सकते हो। लेकिन हर साल एक रिटर्न जो भरना है वो तो अभी मैंडेटरी गवर्नमेंट ने कर दिया है, नहीं तो आपको डायरेक्ट अभी नोटिस रिफ्लेक्ट होता है आपके अकाउंट पे। और अभी तो नोटिस से बढ़ के इनकम टैक्स आपको समन करता है, मतलब ये जो भी पुलिस में है, आपको तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पता होगा, कि आपको ऑफिस में बुलाया जाता है इनकम टैक्स के, आपका इन्वेस्टिगेशन होता है, आपको सारे फाइल्स लेके बुलाया जाता है, आपकी सारी चेकिंग होती है, एंड उसमें अगर आप लीगल पाए गए तो आपको छोड़ दिया जाता है, नहीं तो आपकी जितनी भी रिकवरी बनती है वो उस 30 दिनों के अंदर रिकवरी कंप्लीट करके आपको फिर छोड़ा जाता है। और यहाँ से आगे तो कुछ कुछ क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं। सो ये जो है ये क्यों होता है, इट इज नॉट कि हर कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, इट इज क्योंकि हमने ये जो दो स्टेटमेंट्स है, ये दो दो स्टेटमेंट्स
2020 से बहुत प्रोमिनेंट हुई है, लेकिन 2020, 21, 22, 23, 24 किसी ने बताया नहीं। और जब इस साल गवर्नमेंट ने सबको नोटिस भेजना चालू किया, तब पता चला अरे एआईएस बोल के भी कुछ होता है। मेरा 26 एएस में 3-4 सालों से मेरा टीडीएस आ ही नहीं रहा है। मतलब मेरा ऑफिस बोलता है कि मैंने टैक्स कट किया है, बट वो मेरा 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता ही नहीं। तो मेरा टैक्स गया किधर? किसी ने समोसे खाने में तो नहीं लिए, या मेरा पैन कार्ड तो गलत नहीं हुआ था, या कैसे रिफ्लेक्ट करना है उसको, राइट? तो ये चीजें हमें एनुअली चेक करना बहुत जरूरी है। तो 2026 में अभी आईटीआर फाइलिंग डाइवर्स हो गई है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका सेकंड जो पार्ट है, इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट फटाक से निकाल लेते हैं, ठीक है। संकेत, एक स्क्रीनशॉट निकाल लो और ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। बाकी किसी को इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर हम फाइनल सेशन के फाइनल आउटपुट पे जाते हैं, वो लास्ट टॉपिक कवर करके फिर हम डाउट सेशन ले सकते हैं। अभी हम लोग जानते हैं, क्विकली ये समझते हैं कि अभी 2026 में हमें क्या क्या एक्शंस लेने बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ये एक्शंस हम अभी से लेना चालू करें तो हम मार्च तक उसके ऊपर कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि हम मार्च के बाद आईटीआर स्मूथली भर सकते हैं। देखो, आईटीआर कुछ नहीं है, बस आपने जो काम किया है उसका लेखा जोखा है, ठीक है। तो अगर आपने काम सही किया तो फिर आईटीआर भी आपका सही जाएगा, अगर काम गलत हुआ है तो फिर आईटीआर भी गलत जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अभी मार्च तक टाइम है हमारे सारे फाइनेंशियल्स को ऑडिट करने का। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अभी आप अपनी AIS एंड 26 AS स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, राइट। ये सब लोग डाउनलोड करके एटलीस्ट एक पोजीशन बनेगी कि हम मैंने इस साल कितना कितना क्या क्या रिपोर्ट हुआ है और किस किस के ऊपर मुझे टैक्स भरना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी ये रेडी नहीं हो कि सारा इनकम या सारा ट्रांजैक्शनल्स या फिर सैलरी के अलावा जो इनकम है वो आपके अकाउंट में ले, तो आपकी कोई रिलेटिव्स या आपकी वाइफ या आपका कोई बेटा या बेटी, उनके अकाउंट पे आप उनकी डीलिंग कर सकते हो, सो दैट एटलीस्ट टैक्स का जो सेग्रीगेशन है वो इजी हो जाता है, ठीक है। ये आप कर सकते हो, बट ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि टैक्स उनको भी बैठेगा। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 1-2 साल के लिए, जब तक उनकी फाइल या उनका इनकम चालू नहीं होता, आप ये वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका आईटीआर जो है, आईटीआर की कैटेगरी अपनी जान लो। अभी जैसे हम अभी तक ना सिर्फ आईटीआर 1 सबका भरते आए, लाइक सब लोग ऐसा लगता है कि सबको सिर्फ आईटीआर भरना चाहिए, आईटीआर सिर्फ सैलरी सैलरी के ऊपर भरना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमें सारे इनकम इवेल्युएट करके हमारी आईटीआर कैटेगरी फाइंड करनी चाहिए कि हमारी आईटीआर कैटेगरी कौन सी है। 4 आईटीआर कैटेगरी है जिसमें हर एक इंडिविजुअल फॉल होता है, आईटीआर 1, 2, 3, 4। तो इसमें से मेरा आईटीआर फॉर्म कौन सा है, वो सही फॉर्म सिलेक्ट करके वही फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप किसी सीए से भरवाते हो तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि मेरा राइट फॉर्म भरिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज टैक्स बचाना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटीआर 1 भरना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को जेन्युइनली टैक्स नहीं रिफंड आ रहा तो मैं रिफंड टैक्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आईटीआर फाइल करूंगा एंड जो भी मेरा पोजीशन है वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। कहीं पर मुझे टैक्स भरने की जरूरत पड़ रही है तो मैं वो टैक्स बाय लॉ भरूंगा, क्योंकि हम अभी अगर टैक्स बचाएंगे और आगे अगर हमें नोटिस आता है तो हमें 50% से लेकर
200% तक इंटरेस्ट भरना होता है जितनी हमने टैक्स चोरी की है। मतलब अगर हमने अभी 20 या 30 हजार का हमने सोचा कि चलो 30 हजार जो है वो टैक्स अभी बचा लेते हैं, तो इस पे हमें क्लोज टू 200%, मतलब यही फिगर आपकी जाती है मोटी मोटी 90 हजार से 1 लाख तक। इसके ऊपर बाकी के इंटरेस्ट आते हैं, फिर आपको फॉर्म भरना होता है, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। तो ये सब अगर आप पकड़ो तो 30 हजार बचाने के चक्कर में आप 90 हजार से 1 लाख का घाटा कर चुके हो। तो बेटर है कि ये 30 लाख अभी ना बचाए। जो टैक्स बाय लॉ है उसको हम लोग बाय लॉ ही भरे, ठीक है। एंड ज्यादा रिलायबिलिटी अपने ऑफिस पे ही ना रखे। ऑफिस का काम है सिर्फ टीडीएस कट करना एंड वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना और आपको फॉर्म 16 देना। इतना ही काम है ऑफिस ऑफिस का, एंड ये उनका उतना ही काम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये कभी चेंज होगा या कभी वर्किंग होगा, क्योंकि उनका काम उतना, वो उनको आपके फाइल एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है। वो फाइल आप खुद एक्सेस करते हो। अभी आप खुद एक्सेस कैसे करते हो? या तो किसी सीए के पास जाके करते हो, या तो खुद लॉग इन करके डे टू डे चेकअप्स रखते हो, ठीक है। तो ये खुद चेक करना बहुत जरूरी हो गया। तो अभी ये जो चीज है ये इस साल से हमें प्रैक्टिस में लेके आनी है, ठीक है। ये सब के लिए अभी जैसे मैंने आपको बोला, हमने देखो बहुत सिंपल कर दिया है अभी। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले बैंक ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं थे, राइट। हम यूपीआई से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे, मतलब हम क्विक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, फोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम बनाया। अभी क्या होता है, हम वहीं पे चेक करते हैं हमारे स्टेटमेंट, वहीं पे किसी को पे करना है तो ये करते हैं, है ना। और वहीं पे चेक करते हैं कि हमने कितना खर्चा किया इस महीने का, बराबर। तो यही चीज हमने अभी, आप इसको टैक्स का यूपीआई ऐप समझो, टैक्स का फोन पे समझो, और एक टैक्स सारथी, ठीक है। ये एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर एंड गूगल एंड ऐप स्टोर पे हमने लॉन्च किया हुआ है। अब ये भी क्या है ना, ये आपका एनुअल आईटीआर एक्नॉलेजमेंट। अभी एक्नॉलेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोगों का ना ये हो जाता है कि मैंने 3 साल का रिटर्न भरा बट मेरे पास रिटर्न आया नहीं है, मतलब मेरे पास रिटर्न का प्रूफ नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप किसी सीए के पास जाते हो, सीए उस एक प्रूफ के लिए 500,000 रुपए लेता है, जबकि उसकी जरूरत भी नहीं होती। तो ये आपके इसी ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका कितना इनकम पोजीशन बन रहा है, कितना टैक्स बन रहा है, ये आपका पहले कैलकुलेट हो जाएगा कि भाई इतना टैक्स आपको भरना हो सकता है, इतना आपको रिफंड में एडजस्ट हो जाएगा। और ये आपको पोजीशन बताएगा। भी कैसे बताएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो, अगर आपके ऑफिस से 20 हजार टैक्स कट हुआ है, ठीक है, अगर आपको बाय लॉ रिफंड 10 हजार आने वाला है, ठीक है, ये है आपका रिफंड। लेकिन आपका अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी है जिससे आपको 5 हजार का टैक्स बैठ रहा है। तो 5 हजार का टैक्स आपको बैठ रहा है, पर 10 हजार आपको रिफंड आने वाला है। तो अभी आपको रिफंड सिर्फ 5 हजार ही आएगा, आपको 10 हजार रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन एंड ऑल, ये सब पोजीशनिंग ये पहले से ही ये ऐप करके रखता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे मैंने बोला, ये हमारे पुराने जो यूजर्स है उनके लिए तो ऑलरेडी फ्री है। आपको 2026 के लिए बस रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको या तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, या हमें आप ईमेल भी कर सकते हो। यूजुअली आप ऑफिशियल नंबर पे कॉल करोगे 9511926790। तो आपको इस ऐप के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके एक्सेस से रिलेटेड सारी जो है जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। एक और इशू हमने लास्ट ईयर फेस किया था, कॉलिंग का, ठीक है। तो अभी इशू कैसे है कि अगर हम 6 हजार, 9 हजार, 10 हजार क्लाइंट्स की बात करें, तो एक नंबर जो है वो बार बार रन होता है, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें आती है। तो इस साल हमने क्या किया है, हमारे ऐप पे ही एक कॉलिंग फीचर डाला हुआ है, एंड हर एक इंडिविजुअल के लिए एक स्पेसिफिक कंसल्टेंट हमने रखा हुआ है। आप उस ऐप में जाके आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, आप उस ऐप में जाके ही आप बात कर सकते हो। आपको कहीं फोन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐप में जाके ही कॉल ट्रिगर करना है, आपको ऐप में जाके ही चैट करना है, एंड आपके सारी क्वेरीज, आपका सारा जो जो इशू है। अभी इश्यूज क्या होते हैं हर साल, मैं बताता हूँ कि मुझे कितना टैक्स बैठेगा, मुझे इस इनकम को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है ये सही है कि नहीं, मैंने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी पर टैक्स बैठा कि नहीं, ठीक है। फिर मैंने कुछ नया गाड़ी खरीदा है, उसका मेरे को टीसीएस रिफंड आएगा कि नहीं, या फिर मैं बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने इसका आंसर दे रखा है।
और यहाँ पर हमारे कंसल्टेंट बैठ के आपको ऐप पे बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बता रहे हैं, आपको कोई फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है मुझे कंसल्टेंट से बात करनी है, आप ये पर कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाएगा। बाकी काफी सारे लोग हैं जिनका मेरा खुद का पर्सनल नंबर भी है, आपके पास रीजनल हेल्पलाइन नंबर्स भी है, ठीक है, आप अपने रीजन के हिसाब से उस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो एंड वो आप बेनिफिट ले सकते हो। तो अभी जो ये इशू था कॉलिंग का, हमने इस साल टारगेट लिया है कि हम इसको 90% से ज्यादा इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये चीज हम ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमें इस साल कलेक्टिवली करना है। कुछ चीजें हम आपसे चाहते हैं कि ये चीजें आप रेगुलरली चेक्स रखो, रेगुलर वर्कआउट करो इसके ऊपर, और कुछ चीजें हम आपको डिलीवर करेंगे जो हम यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर ये दोनों का तालमेल अच्छे से बैठा तो फिर हम इस साल जो है आईटीआर जब हम भरेंगे 2026 में, तो हमारा अननेसेसरी एक्सेस टीडीएस हम जीरो कर सकते हैं और हमें एक्सेस टीडीएस भरने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमारा लास्ट ईयर से ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि हमारे यहाँ पे जो क्लाइंट्स है जो हमारे पास 4 to 5 ईयर से कंसल्टिंग ले रहे हैं, तो इनिशियल स्टेजेस पे आके अगर हम अभी पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड देखें तो वी हैव 100% क्लाइंट्स, यानी मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि 100% क्लाइंट्स है जो जीरो एक्सेस टैक्स पे काम करते हैं, मतलब वो 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं भरते। 2025 में तो जिन लोगों ने रिटर्न भरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड इज 100%, 2024 में जिन्होंने भरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड इज 100%। मतलब जो लोग हमारे पास फाइल रिटर्न करते हैं उनमें से एक भी नहीं जिनको एक्सेस टैक्स भरना पड़ा है। ओके, जब हम रिफंड की बात करते हैं, रिफंड इज सिलेक्टिव, ठीक है, कि रिफंड आपको गवर्नमेंट से बाय लॉ कितना आना चाहिए, बाय लॉ कितना वर्कआउट होता है, ठीक है, वो रिफंड केसेस अलग मैटर करती है हर एक की, ठीक है। किसी का बहुत पुराना आउटस्टैंडिंग भी है, किसी का पुराना वर्कआउट की ऐसा है कि आपको कहीं और कहीं इनकम सोर्सेज वगैरह भी है, लेकिन जो एक्सेस टैक्स है एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसके पास आईटीआर के वक्त हमें उनका ये भरना पड़ेगा, क्योंकि फाइल्स बहुत पहले से हमारे पास जिनका लॉगिन रहता है उनका हमारे अकाउंट से हर 3 महीने में ऑडिट रहता है। अभी वो तो हमने ऐप पे ऑलरेडी ऑटोमेटेड कर दिया है, बट ये चीज बहुत पहले से हमारे ऑफिस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी प्राउड अचीवमेंट हमारे ऑफिस की, एंड मुझे ये प्राउडली बताने में बहुत गर्व होगा, ठीक है, कि हम लोग एक्सेस टैक्स पे 100% कंट्रोल पा चुके हैं, एंड इसको हमें और आगे कंटिन्यू करना है फॉर जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, आप लोग ड्यूटीज में बिजी रहते हो, आप लोग बाकी जगह पे ध्यान नहीं दे पाते हो, ठीक है। अभी सिंपल चीज है, हम लोग दिन में एक बार व्हाट्सएप खोलते हैं, दिन में फोन पे खोलते हैं, एक बार गूगल पे खोलते हैं, हमें हफ्ते में एक बार बस टैक्स आरती ऐप खोलना है, ठीक है। और सिर्फ टैक्स के लिए नहीं खोलना है, मेरे सारे सेशंस, सारे वीडियोस ये सब उस ऐप पे मैं डाल चुका हूं। तो अगर आपको टैक्स के बारे में फ्री टाइम में सीखना भी है तो टैक्स आरती ऐप अभी जो है वो सिर्फ आपके टैक्स मैनेजमेंट के लिए नहीं रहा, यहाँ पर आप सीख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप टैक्स मैनेज कर सकते हो और 3 सालों का टैक्स रिकॉर्ड अपना यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे मैंने बोला जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये ऐप हमने ऑलरेडी फ्री कर रखा है। आपको 2026 के लिए रजिस्टर करना है एंड आपको ये ऐप एज अ फ्री प्रोडक्ट ऑलरेडी मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फी भी हमने यहाँ पर पूरी नहीं रखी है, ठीक है। एंड आप रजिस्ट्रेशन फी या रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी फ्री है, कुछ लोग को ऑलरेडी ऐप एक्सेस मिल चुका है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड आप आगे की डिटेल्स वहां से ले सकते हो। यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं।